हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप दैट यू विल बी गुड। सो बेटा, हम एक लेक्चर्स की क्लास फर्स्ट ईयर क्लास 11 की जो लेक्चर्स न्यू बुक है एस टी बी बुक इंस्टेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो न्यू बुक अराइवल है, आने वाला है एक मंथ के अंदर, उसका जो कंटेंट है उस कंटेंट के मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उस कंटेंट को मद्देनज़र रखते हुए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस लिहाज से उस चैप्टर का जो फिजिक्स 11th है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका कंटेंट के मुताबिक जो चैप्टर है फर्स्ट है वो है हमारे पास जनरल फिजिक्स। ठीक है बेटा, हमें पढ़ना है जनरली अबाउट पढ़ना है फिजिक्स के लिहाज से। तो बेटा हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द रिनॉन्ड टॉपिक दैट इज साइंस। हम साइंस से अपना टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आपने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, ये चीज़ आपने डिस्कस की होगी, ये चीज़ आपने सीखी होगी। आप 4 से 3rd से मैट्रिक तक ये आप सीखते आए हैं कि बेटा साइंस क्या है, साइंस किस चीज़ को कहते हैं, साइंस किस लफ्ज़ से निकला हुआ है, किस वर्ड से ये अक्स किया गया है। तो उसी उसी चीज़ को हम एज अ थोड़ा सा ब्रीफ वे में समझेंगे, समझ के हम थोड़ा आगे भी चलेंगे। तो साइंस है क्या? सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो लफ्ज़ साइंस साइंस हम कहते हैं वो इन रियल इट्स डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा? व्हिच वंस? इट इज सेंशिया। इट्स सेंशिया और उसे हम सेंटिया भी कहते हैं। उसका मतलब क्या होता है? द वर्ड सेंशिया मीन्स नॉलेज। नॉलेज जो किस नॉलेज नॉलेज सिंधी में असां चवंदासीं ॼाण ऐं और हम उर्दू में क्या कहेंगे मालूमात। हम हमें किसी भी तरीके की अगर मालूमात मिलती है उस मालूमात को हम क्या कहेंगे? साइंस। क्या हर किस्म की मालूमात होगी वो साइंस होगी? नहीं, हम कहेंगे साइंस वो मालूमात होगी जो खास करके बेस्ड हो, जिसकी बुनियाद हो किन चीज़ों पे? उनमें मेनली हैं दो, एक तो ऑब्जर्वेशंस एंड सेकंड वन इज द एक्सपेरिमेंट्स। हम अब यूनिवर्स के अंदर किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्व थिंग्स को हम लैब्स के अंदर तजर्बात करते हैं उसके ऊपर। उस तजर्बात से लैब्स के अंदर माशरे के अंदर हम कुछ तजर्बात करते हैं। उन तजर्बात से जो हमें एक नॉलेज मिलती है, इल्म मिलता है, उस इल्म को हम कहते हैं वाट? साइंस। तो बेटा साइंस इज बेसिकली अ एक्सपेरिमेंटेड नॉलेज। एक्सपेरिमेंटेड नॉलेज जो होगी हम उसे क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। तो बेटा लफ्ज साइंस जो है जिसकी माना हमारे पास नॉलेज है, इसी तरीके का एक वर्ड हमारे पास अरबिक में भी है जिसे हम क्या कहते हैं? इल्म। इल्म का मतलब ही होता है क्या बेटा? नॉलेज। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से जो साइंस होती है उस लफ्ज की एक प्योर डेफिनेशन बनती है। उस डेफिनेशन को हम बयान इस तरीके से करते हैं कि साइंस जो है बेटा एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वेल मैनर्ड तरीके से जो हमें नॉलेज हासिल हो, ऑब्टेन। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अगर कोई हमारे पास नॉलेज हासिल होती है ऑन द बेसिस, अब नॉलेज तो हासिल हो गई, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से। तो वो ऑर्गेनाइज तरीका क्या होगा? हम कहूँगा वो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होगी, वो होगी हमारे पास जो बेस्ड होगी। वो वन होगा हमारे पास ऑब्जर्वेशन और जैसे हम यहाँ पढ़ के आए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स। तो हम कहेंगे हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जो नॉलेज हासिल हो उस नॉलेज को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे साइंस। उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा साइंस। सो बेटा इसके अलावा इसकी और डेफिनेशन भी हो सकती है कि a system of knowledge about the physical, chemical and the biological universe। इस हमारे पास इर्द गिर्द मौजूद चाहे केमिकल थिंग्स, बायोलॉजिकल थिंग्स या फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल यूनिवर्स के अंदर जो भी चीजें हैं उसकी एक सिस्टमैटिक नॉलेज हो तो हम कहेंगे वो नॉलेज क्या कहलाएगी? हमारे पास साइंस। एक सिस्टम ऑफ नॉलेज।
और इस तरीके से और एक डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। में पहली डेफिनेशन सेकंड उसको मिला के हम कहेंगे साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इन एनी एरिया ऑफ इंक्वायरी। कहीं पे भी हम कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कोई भी चीज हम ऐसी चीज एक्सपेरिमेंट्स थिंग्स वगैरह वगैरह हम अगर कर रहे हैं, एनी इंक्वायरी किसी भी एरिया के अंदर, दैट इज एक्वायर्ड, वो हमें ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज हम ले रहे हैं किसी भी फील्ड के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। वो तरीका क्या होगा? वो तरीका होगा साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड से अगर हम कोई नॉलेज हासिल करते हैं तो हम कहेंगे वो नॉलेज हमारी जो साइंटिफिक तरीके से मिली है, हम उसे क्या कहेंगे? वी कॉल इट साइंस। तो बेटा इस लफ्ज में ये दोनों डेफिनेशन को मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इन एनी एरिया ऑफ इंक्वायरी, किसी भी एरिया ऑफ इंक्वायरी के अंदर जो हमें हासिल हो बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स इज कॉल्ड साइंस। तो बेटा यहाँ पे लफ्ज हो रहा है व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड किस चीज का नाम है? तो बेटा साइंटिफिक मेथड हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम सिस्टमेटिकली किसी भी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को हम कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्ट करके उसके जो एविडेंस होते हैं उनको हम एवेल्यूट करते हैं, मतलब चकास हम उसे देखते हैं कि वो अपना जो आइडिया है वो कैसा है। और उसके अलावा हम उस आइडिया को टेस्ट करते हैं। कहाँ पे टेस्ट करेंगे? हम टेस्ट करेंगे लेबोरेटरी के अंदर। एंड आंसर द क्वेश्चंस, और उसके जो आंसर्स होंगे वो हम बयान करेंगे। कोई भी नॉलेज हो, उस मालूमात हो, उस मालूमात को इस सर्टेन प्रोसेस के जरिए जब हम गुजारेंगे तो वो हमारी नॉलेज अगर सही है, आंसर्स के जवाब दे रही है, देन वी कॉल इट व्हाट? साइंटिफिक। मैं उस नॉलेज को हम क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। ठीक है बेटा, उसके अलावा ये जो हमारे पास प्रोसेस है मीन साइंटिफिक मेथड है, इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? तो बेटा इस साइंटिफिक मेथड के अंदर हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं उनमें पहला है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन किसी भी चीज के बारे में मुशाहिदा। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले हमें उसका मुशाहिदा करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है, और देखने के बाद हमें कुछ अपने अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करके उसके लिहाज से हमें क्या करने पड़ते हैं? कुछ क्वेश्चंस भी रेज करने पड़ते हैं, और हम उस क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ शॉर्ट आंसर या निकालते हैं, उनको शॉर्ट आंसर निकाल कर और हम बयान करते हैं। दैट्स कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। और क्या होता है? हमारे पास एक हाइपोथेसिस होता है, मतलब मफरूजा। उसके अलावा हम उस मफरूजे को कहें कि ये सही है या गलत है, करने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे एक्सपेरिमेंट। वी डू एक्सपेरिमेंट। हम जब एक्सपेरिमेंट तजुर्बात करेंगे लेबोरेटरी के अंदर तो हमें उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट्स को हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद हम उसमें से कैलकुलेशंस निकालेंगे। ठीक है बेटा, अगर कैलकुलेशन निकाली सही हुई, that's it, your hypothesis, your observations are correct, your observation at that time are correct. And this knowledge, if the hypothesis on which the experiment is completed, it is correct, after that a scientist or a person who gives a detailed explanation or not, if he gives a detailed explanation of that फेनोमेना और दैट एविडेंस, कोई भी ऑब्जर्वेशन को वो बयान करता है, उसके लिहाज से एक 100% जो है वो उस लिहाज से वो इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, तो वो आपकी जो नॉलेज थी, जो आपने ऑब्जर्वेशंस की, उसके लिहाज से आपने जो दी, तो वो उसको एक्सप्लेनेशन के लिए वो आपकी क्या बन गई? थ्योरी बन गई। और अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे तो वो आपका क्या बन जाएगा? एक लॉ बन सकता है। और वो लॉ क्या बताएगा? लॉ के अंदर एक मैथमेटिकल मॉडलिंग होगी, वो आपको बताएगा कि ये चीज हो रही है, ये हो रही है, दैट्स इट। उसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये ऐसे हो रही है, ये ऐसे हो रही है, दैट्स इट। इस तरह से आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के तहत F = G m1 m2 / r²।
हम पढ़ते हैं कि लॉ क्या है बेटा, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास एज वन रिनॉन्ड हमारे पास क्या है, एक लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहते हैं। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कभी भी हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि भाई कोई भी चीज है हम जब उसे छोड़ते हैं तो वाई इट इज फॉलिंग डाउनवर्ड, कभी नहीं बताता। इट इज ऑलवेज सेज it will move toward an object. A body of mass will attract another body toward it. ये भी उसको अट्रैक्ट करेगा, बट जिसके पास मास ज्यादा होगा और वो उसको खींचेगा अपनी तरफ, और उसी फोर्स से लाजमी है ऊपर वाला ऑब्जेक्ट भी खींचेगा। बट अब कौन ऑब्जेक्ट किस फोर्स से किस मोशन से मूव करता है ये आल्सो डिपेंड करता है हमारे पास उसी न्यूटन के सेकंड लॉ पे। वो क्या होता है, F इज इक्वल टू m। फोर्स सेम है, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। इस लिहाज से जो हमारे पास लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें ऐसे लगते हैं कि वो मूव कर रहे हैं जमीन की जानिब, और जमीन हमें ऊपर की जानिब मूव करते हुए नजर नहीं आती। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या एक लॉ है, वो कहता है सो है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, मैथमेटिकल लॉज होते हैं। और बेटा इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि बेटा ऑब्जर्वेशन इन रियल क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस, हाइपोथेसिस क्या होता है, उसकी डिटेल और एक्सपेरिमेंट्स कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, उसके डिटेल पॉइंट्स क्या हैं, और उसके बाद थ्योरी और लॉ, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट से हमें डेटा जो मिलता है हम उसको एनालाइज करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, और उस कंक्लूजन में से हमारे पास थ्योरी और लॉ बनते हैं। हाँ, ये डिफरेंट बुक्स के अंदर ये दिया हुआ होता है कि थ्योरी when theory is tested and then it becomes a law। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक मेथड डिटेल में होता क्या है। सो बेटा इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि साइंस जो है बेटा वो एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जो बेस करती है दो पॉइंट्स मेनली होंगे। वो क्या होगी, एक तो ऑब्जर्वेशंस, दूसरा क्या होगा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स हमेशा होंगे किसी भी लेबोरेटरी के अंदर, या लेबोरेटरी चाहे अर्थ पे हो, मून पे हो, कहीं पे भी हो, हम ये एक्सपेरिमेंट्स उस लिहाज से कर सकते हैं। उस नॉलेज को हम क्या कहेंगे बेटा, साइंस कहेंगे। सो बेटा इसी लिहाज से साइंस हैज नो सिंगल ओरिजिन। साइंस किसी भी एक बंदे की मीरास नहीं है, ये एक इल्म है जिसको मिला उसने हासिल किया, और वो इल्म जो जिस बंदे ने, जिस आदमी ने ऑन द बेसिस दीज बेसिस मीन साइंटिफिक मेथड से हासिल किया या एक्वायर किया या ऑब्टेन किया, हम क्या कहेंगे वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास साइंस है। तो इस लिहाज से साइंस हैज नो बाउंड्रीज एंड साइंस हैज अ नो सिंगल ओरिजिन। ठीक है बेटा, तो इसी लिहाज से हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा टाइप्स ऑफ द साइंस, हम साइंस की टाइप्स डिस्कस करते हैं। तो बेटा साइंस की टाइप्स क्या होती हैं, कितनी हैं बेटा, साइंस की टाइप्स अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी हुई होती हैं। हमारे पास जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, इन तीन टाइप्स हैं। वैसे बुक्स के अंदर दो ही बताई होती हैं, हम क्या करेंगे तीन होती हैं। कौन कौन सी, नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस एंड द सोशल साइंस। These are the three parts of the science, overall three parts of the science. So what is the natural science? Natural science है क्या, किस चीज को हम natural science कहते हैं? हम कहेंगे कि natural science असल में हमारे पास वो knowledge है, वो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जो हम साइंटिफिक मेथड से हासिल करते हैं। ये किस चीज के बारे में बेटा, ये जो नॉलेज है हमारे नेचर के बारे में है, इस पूरी यूनिवर्स के बारे में, इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में है। इन सजी दुनिया जे लाया उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ऑल द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल थिंग्स, चाहे जानदार चाहे गैर जानदार चीजें हों, उन सब की स्टडी को हम क्या कहेंगे, नेचुरल साइंसेज कहेंगे। और इसके अलावा सेकंड द फॉर्मल साइंस। व्हाट इज फॉर्मल साइंस? We will deal that formal science is the study of simple word mathematics, logics, statistics
एंड कंप्यूटर साइंस। हम जो ये चीज़ें पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस को पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं, लॉजिक्स को पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, simply these are the formal sciences which what they will do, they help us to evaluate ourselves. And third one is the social science. What is the social science? We say that social science is the science which describe how we people deal each other. हम एक दूसरे के साथ अपने बाहमी ताल्लुकात कैसे बनाएं और अपनी सोसाइटी को किन आदाब, किन उसूलों के तहत बनाएं। उसूल कौन से होंगे? वो भी हमारे पास साइंटिफिक मेथड होंगे। तो यहाँ पे जो साइंटिफिक मेथड होगा बेटा वो थोड़ा अलग होगा। उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स लैब के अंदर नहीं होंगे। उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स कहाँ पे होंगे? हमारी सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि व्हाट आर आवर पॉलिटिकल रिलेशंस, हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं, वो हमारे बनाने हैं। और हमें सोशलॉजी पढ़नी है, हमें सोशलिस्ट बनना है कि किसी तरीके से सोशलिस्ट बन के जो गरीब तबका होता है उस ऊपर के ऊपर ले आए। उसके लिए कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती हैं। और एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मैनी मैनी मोर। हमारे पास और भी सोशल साइंस की पार्ट्स हैं। बट बेटा हमने क्या पढ़ना है? हमने आके पढ़ना है नेचुरल साइंसेस को। तो बेटा नेचुरल साइंस is the study of all the living and the non-living things. ये डिवाइड होगी ये दो हिस्सों में। एक होता है बायोलॉजिकल साइंस एंड सेकंड वन इज द फिजिकल साइंस। So what is biological science? Has you all always heard that the study of living things is called biological science. What beta? Study of all the living things. The study of all the living things. लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बायोलॉजिकल साइंस। कौन सी लिविंग होगी? लिविंग थिंग्स एक छोटे से छोटे सेल, डीएनए से लेकर हम इस कायनात की किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को ले लें, चाहे हम हो, चाहे जानदार हो, चाहे हमारे पास ट्रीज हो, प्लांट्स हो, एवरीथिंग उनकी वो क्या है जो लिविंग्स होंगे, उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? उनकी स्टडी को हम कहेंगे बायोलॉजिकल साइंस। यू नो दैट द बायोलॉजिकल साइंस इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स: बॉटनी, जूलॉजी, plant science, microbiology and genetics, far that biochemistry, simple any other, so many fields, plant protection, and there are so many fields of the biological science. वो हमने डिस्कस नहीं करनी। हमने क्या पढ़ना है? हमने आगे चल के पढ़ना है फिजिकल साइंस को। तो व्हाट इज फिजिकल साइंस? वी डील दैट फिजिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। हम ये बयान करते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स की जो स्टडी होती है, हम उस स्टडी को क्या कहते हैं? हम उस स्टडी को कहते हैं फिजिकल साइंस। क्या चीज़ आ जाती है? हमारे पास मैटर आ जाता है, ये स्पेस आ जाता है, ये यूनिवर्स आ जाती है। उसके अंदर मौजूद जो भी नॉन मटेरियल थिंग है, उसके अराउंड कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल साइंस। ये फिजिकल साइंस जो बेटा होती है, ये डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट हिस्सों में ये डिवाइड होती है। वो कौन से पार्ट हैं? हम कहेंगे वो जो पार्ट्स हैं हमारे पास, जो आप पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। फिजिक्स जो हमारा टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है। उसके अलावा केमिस्ट्री है। उसके अलावा हमारे पास जियोलॉजी है। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी एस्ट्रोनॉमी है। ईटीसी और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो किसके अंदर आती हैं? फिजिकल साइंस के उस लेवल के अंदर आती है। बट हमने पढ़ना इन सब के अंदर, हम मेनली किस चीज़ को पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं मैटर को, और हम मैटर को डिफाइन करेंगे मैटर क्या होता है। बट हमने पढ़ना क्या है? हमने पढ़ना है ओनली वन इज द फिजिक्स। हमने फिजिक्स को पढ़ना है और फिजिक्स का रिलेशन बनाना है केमिस्ट्री के साथ, जियोलॉजी के साथ, एस्ट्रोनॉमी के साथ और बायोलॉजिकल साइंस के साथ। क्यों बनाते हैं, किस वजह से बनाते हैं, ये हम आगे चल के हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द रीजंस दैट द फिजिक्स इज इंक्लूडेड इन ऑल द साइंसेस। सो बेटा
हम पढ़ेंगे क्या बेटा, फिजिक्स को, कि फिजिक्स क्या होती है। बेटा इससे पहले कुछ चीजें मैं आपको डिस्कस करना चाहूँ फिलॉसफी के हवाले से, फिलोसफिकल थॉट। ये फिलॉसफी जो वर्ड है बेटा, दो लफ्ज से निकला है, कौन कौन सा? वन इज फिलॉसफी, philosophy is derived from two words. One is philion, which means love, and second one is sophia, means wisdom. तो बेटा हम विजडम की भी अगर मीनिंग निकालते हैं तो विजडम की हमें जो मीनिंग है वो क्या निकलती है? वो निकलती है क्वालिटी ऑफ हैविंग सम एक्सपीरियंस और क्वालिटी ऑफ हैविंग सम नॉलेज। जो किसी भी तरीके की अगर हमारे पास नॉलेज होगी, उस नॉलेज को, जिस बंदे के अंदर नॉलेज के हुसूल को चाहने की जो उसकी लव होगा, चाहत होगी, उस चाहत को उनको नाम दिया गया था फिलॉसफी। जो भी फिलोसफर्स होता है वो क्या कहता है? वो ये देखता है कि मैं इस कायनात के अंदर मौजूद हर एक चीज़ की एग्जिस्टेंस की मैं नॉलेज हासिल करूं। वो चाहे किसी भी हो, उसकी कोई एंडिंग नहीं होती, बिगनिंग और एंडिंग नहीं होती। वो फिलोसफर जो होता है उस नॉलेज को कहीं पर भी ले जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नॉलेज को ले जाता है। उसके लिए हमें किसी भी तरीके का कोई जो है हमें साइंटिफिक मेथड अप्रोच नहीं है। तो बेटा इसी तरीके से तो फिलॉसफी थी जो हमारे पास अभी भी है, हम साइंटिस्ट अभी भी पढ़ते हैं फिलॉसफी को। जो फिलॉसफी है बेटा वो उसकी चार मेन ब्रांच हैं, उसमें एपिस्टेमोलॉजी है, लॉजिक्स है, एथिक्स है एंड मेटाफिजिक्स है। ये चार जो हैं वो मेन ब्रांच हैं फिलॉसफी। उसमें जो मेटाफिजिक्स है बेटा, इट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी। एग्जिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड करता है कौन? मेटाफिजिक्स। ये इसकी चार साइड्स हैं, चार ब्रांच हैं। कौन कौन सी हम डिस्कस करते हैं? तो पहले कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, उसके अलावा हम ज़ाहिर कहते हैं मेटाफिजिक्स, और इसके अलावा इसकी और एक फील्ड है, हम कहते हैं लॉजिक्स, and fourth one is the ethics. These are the main branch of the philosophy. तो बेटा हम जो पढ़ रहे हैं खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, these were the parts of the metaphysics. मेटाफिजिक्स के अंदर, क्योंकि मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता था? मेटाफिजिक्स हम कहते थे वो हमारे पास फिलॉसफी है, और वो क्या बताती है? वो नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, नेचर ऑफ रियलिटी हमें बताती है। उसके अंदर जो फिलोसफर, जो बंदे होते थे जो स्टडी करते थे इस कायनात की एग्जिस्टेंस को, जो खास करके हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के उसूल्स को, लाइट को, या इस तरीके से और भी जो इफेक्ट्स थे उनको जब पढ़ते थे, हाँ, जियोमेट्रिकल जो अपना मोशंस हैं यूनिवर्स की, कायनात की, कॉस्मोलॉजिकल जो मूवमेंट है अर्थ की, मून की, सन की, इनको स्टडी करते थे उस वक्त। तो उनको जो स्टडी करते थे, जिस फील्ड फिलॉसफी का जो पार्ट होता था, उनको वो नाम देते थे बेटा कौन सा? नेचुरल फिलॉसफी, खास करके फिजिक्स और इसी के अंदर वो इंक्लूड करते थे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं वो भी इसी नेचुरल फिलॉसफी के अंदर एग्जिस्ट करती थी। बट जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें जब प्रूव होना शुरू हुई, जो जो मेथड था, जस्ट जो तुक्के वाला मेथड था ख़त्म हुआ, एक न्यू अप्रोच शुरू हुई कि जो भी नॉलेज होगी उसे हम बेस्ड करेंगे सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स के साथ, उस हिस्से में उस कैटेगरी में लेके आएंगे। तो हमने क्या किया? जो भी नॉलेज इस यूनिवर्स की थी, जो डिपेंडेंट थी किसी भी लिहाज से, इन जो अपने टॉपिक्स बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स या एंथ्रोपोलॉजी वगैरह जो भी ब्रांच थी, उनको सबको मिला के उन्होंने पहले नाम दिया था नेचुरल फिलॉसफी, जो हमारे पास आगे चल के क्या बन गई? दो हिस्सों में हम कहते हैं डिवाइड हुई है। वो कौन सा? हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। ओके बेटा, इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड। अल्लाह हाफिज। डिस्कस करना चाहूँ फिलॉसफी के हवाले से।
philosophical thought.